ओके अभी शुरू करते हैं विस्कोसिटी द न्यू टॉपिक, ठीक है। पेज नंबर 45 2.6.1 विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी मतलब क्या, थिकनेस। तो यहाँ पर थिकनेस ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स समझाए जाएंगे और ये बहुत इजी है और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो वो क्या बोल रहा है कि सपोज करो किसी भी सरफेस के ऊपर अगर हम लोग, अच्छा उससे पहले ये बोल रहा है कि विस्कस वाला एग्जाम्पल इसने दिया है आपके बुक में, दिया है तीसरे लाइन में पहले पैराग्राफ के, यानी 2.6.1 में। सिरप और हनी, ये लोगों का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, पानी और इसका क्या है, पहली तीन लाइन पढ़ता हूँ। व्हेन वी पोर वाटर, हाँ, फ्रॉम अ ग्लास इट फ्लोज फ्रीली एंड क्विकली, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सिरप या हनी को यानी कि शहद को अगर डालते हैं तो उसका जो फ्लो रहता है वो बहुत स्लो रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, जिस वजह से उसकी विस्कोसिटी या हम ये बोलेंगे उसकी थिकनेस बोलेंगे या फिर जो भी है क्या बोलेंगे ना, गाढ़ापन जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो फ्लो होने में बहुत स्लो, यानी स्लो फ्लो होगा। समझ में आ गया? तो ये बोला गया है। अब वो बोल रहा है कि सपोज करो किसी सरफेस के ऊपर अगर, अभी देखो सरफेस मतलब क्या, स्ट्रेट तो नहीं होना चाहिए, सरफेस कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा स्लांटिंग होना चाहिए, ठीक है। क्यों? अगर सरफेस ऐसा रहा तो पानी भी नहीं फ्लो होगा, समझ में आया? तो अगर फ्लोनेस चाहिए तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी लिटिल बिट इंक्लाइंड होना चाहिए, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर सपोज करो इसके ऊपर कोई ड्रॉप डाल दिया जाए जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, जैसे कि शहद या ऑयल, कोई भी ऑयल, तो ये अगर ऐसा डालते हैं तो याद रखो, ध्यान से सुनो मैं जो कहने जा रहा हूँ। अगर इसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सरफेस के ऊपर ये जो लिक्विड है ना, ये बहुत ऐसा लगेगा लेयर 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 ऐसा बड़ा सा दिखेगा, समझ में आया? तो ये बोलता है कि वेरी फर्स्ट लेयर विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड विल बी स्टेडी, विल नॉट मूव। किसके लिए बोला जा रहा है? जिसकी विस्कोसिटी थिक है। प्लीज़ ये याद रखो, जब कभी भी उसको फ्लोनेस के लिए छोड़ देंगे, देखो शहद को डाल के देखो, ठीक है, बाद में मंगता दो चाट के खा लेना, लेकिन शहद को डाल के देखो, ये बहकर यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा, लेकिन ऊपर का चिकनापन अभी भी रहेगा। इसका मतलब क्या, पहला लेयर वो इसके ऊपर चिपक गया एंड इट वॉज इमोबाइल या इमोटाइल, यानी वो मूव नहीं किया और वो उसके ऊपर चिपक गया। हाँ, अब ध्यान से सुनो, ये जो डिफरेंट लेयर्स है ना, इसकी स्पीड नेचुरली नेक्स्ट टू ज़ीरो रहेगी या ऑलमोस्ट ज़ीरो जैसी रहेगी, वेरी नेग्लिजिबल स्पीड रहेगी इसकी, समझ लो 1 की स्पीड है, इसकी स्पीड 5 की स्पीड होगी मिसाल के तौर पे, इसकी स्पीड 12 की रहेगी, इसकी स्पीड 15 की रहेगी, इसकी स्पीड 18 की रहेगी और इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी। कुछ समझ में आया? यानी बॉटम टू टॉप जैसा जैसा आएंगे, विस्कस वाला जो फ्लूइड रहेगा उसकी स्पीड इंक्रीज होते जाएगी। इतना समझा? समझ आया? अगर वो नॉर्मल पानी रहेगा तो विस्कोसिटी है ही नहीं, गप से पूरा नीचे उतर जाएगा, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, थिकनेस, जैसे कि शहद। इतना समझा? तो ये हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, यहाँ पर एक वर्ड आने वाला है, ड्रैगिंग फोर्स। डायग्राम 2.28 के जस्ट ऊपर तीसरी लाइन दिख रहा है, ड्रैगिंग फोर्स। नोट दैट देयर इज नो ड्रैगिंग फोर्स। खैर वो किसके लिए बोल रहा है, नॉन विस्कस फ्लो के लिए। ये ड्रैगिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है। अब देखो 2-3 वर्ड है जिन लोगों का मतलब सेम होता है। विस्कस फोर्स का दूसरा नाम है ड्रैगिंग फोर्स, विस्कस फोर्स का दूसरा नाम। अभी ड्रैगिंग मतलब क्या, खींचना, खींचना, ड्रैग करके लेकर जाना मतलब क्या, खींच कर लेकर जाना, बराबर है। तो यहाँ पर ड्रैगिंग फोर्स क्यों बोला गया है, उसके ऊपर ज़रा ध्यान दो, उसको समझते हैं पहला, ठीक है। अभी देखो जो सबसे पहली लेयर है, ये वाली पहली लेयर है ना, सपोज करो ये पहली लेयर है और ये उसका सरफेस है। अभी फिलहाल मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ, इंक्लाइन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा बोला था मैंने 20 की है, ठीक है। उसके बाद वो नीचे वाले की है 18 की है, बराबर है। फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। और लास्ट वाला तो समझ लो इसके साथ ही चिपक कर है, विच इज़ इमोटाइल या विच इज़ नॉट इन मोशन, ठीक है। और दूसरे वाले की समझ लो 18 है,
अभी देखो इसकी स्पीड क्या है, स्लो, एज कंपेयर टू दिस इसकी स्पीड क्या है, फास्ट। ध्यान से सुनो, हर फास्ट वाला स्लो वाले को अपने साथ खींच कर लेकर जाने की कोशिश करेगा। हर फास्ट वाला, क्यों? क्योंकि उसके कांटेक्ट में है। जब वो मूव करेगा तो कोहेसिव फोर्स की वजह से उसके जो पार्टिकल्स है वो भी मूव करेंगे, लेकिन इसका थिकनेस इतना है कि इसके ऊपर थोड़ा वजन आ रहा है, जिस वजह से उसको मूवमेंट करने के लिए हल्का, मतलब समझ आया, थोड़ा टाइम लगेगा। इसके ऊपर जो एयर है, नो डाउट वो प्रेशर मार रही है, मगर एयर के मॉलिक्यूल्स या डेंसिटी बहुत लो होता है, जिस वजह से क्या हो जा रहा है कि इसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा फ्रीली मूवेबल है इंक्लाइंड सरफेस पे। समझ में आया? मगर इसके ऊपर इसका वजन है, तो इसीलिए इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी। और तीसरा जो लेयर है उसके ऊपर ये दोनों की रहेगी, इसके लिए इसके ऊपर और स्पीड स्लो हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो ड्रैगिंग को समझना है, ये चीज़ समझ गए ना? अब ड्रैगिंग को समझना है। ड्रैगिंग में क्या हो जा रहा है, पहला वाला फोर्स, ट्राई टू ड्रैग द फोर्स बिलो इट। समझ में आया? तो ये करेगा, ठीक है। और नीचे वाला फोर्स जो है ये और स्लो है, तो ये लेयर इसके भी कांटेक्ट में, इसके भी कांटेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये तो और स्लो है। समझ में आया? अब क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से सुनो, पहले मैं खाली ये दो का एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ। ये जाना चाह रहा है 20 की स्पीड से और ये जाना चाह रहा है 18 की स्पीड से, तो क्या हो जा रहा है, ये इसकी स्पीड को मैच नहीं कर रहा है, जिस वजह से दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और फ्रिक्शन बिटवीन द लिक्विड इज नथिंग बट द फ्रिक्शन बिटवीन द लिक्विड क्रिएट्स विस्कोसिटी इन अ लिक्विड। कुछ समझा? अगर इन लोगों में यूनिकनेस होता स्पीड में तो देयर विल बी नो फ्रिक्शन। तुम लोग समझ रहे हो? रोड एक ही जगह पर रुका है तभी तो हम आगे चल पा रहे हैं। समझ में आया? अगर आप एस्केलेटर पे जाओ तो आपको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, कुछ लोग फटफट चलते, क्यों? क्योंकि स्पीड आपकी स्पीड से मैच नहीं कर रही है। अगर वो भी फास्ट हो जाए, वो क्या बोलते हैं ना, वो ट्रेडमिल या ट्रेडमिल क्या है, वो जो भी है, हाँ वो जो भी है जिसमें भागते पतला होने के लिए जो भागते हैं, कितने लोग गिरते हैं? क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो स्पीड मैच नहीं कर रहे, बराबर है। लेकिन वही चीज़ को अगर मैं रुका दूँ, इन शॉर्ट वो रोड के जैसा हो गया, भागो आराम से भाग सकते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर की स्पीड बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले और यहाँ की स्पीड कम है, तो ये जब जाएगा ये इसको खींच कर लेकर जाएगा और ये उस स्पीड को मैच नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी क्रिएट अ फ्रिक्शन। जैसा टायर ज़मीन के साथ फ्रिक्शन करता है और आगे जाता है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ याद रखो, अपर लेयर is having maximum speed as compared to the layers below it। ठीक है, तो जस्ट नेक्स्ट वाला जो लेयर रहेगा उसके मॉलिक्यूल्स इस अपर लेयर के कांटेक्ट में है, तो ये अपनी स्पीड के अनुसार या मुताबिक इन लोगों को खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स इसके वजन के दबाव में होने के वजह से वो स्पीड को मैच नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स या ये दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा एंड द फ्रिक्शन क्रिएटेड इन द लिक्विड विल क्रिएट विस्कोसिटी इन दैम। समझा? ऐसा ही आगे आगे जाते जाओ। नीचे वाला एकदम ही हार मान लिया, क्यों? क्योंकि सारे का वजन इसके ऊपर है, तो ये मूव ही नहीं करेगा, उसके पास वेलोसिटी बचेगी ही नहीं। कब? जब थिकनेस ज़्यादा है यानी कि विस्कोसिटी ज़्यादा है। इतना समझा? तो क्या हो जा रहा है, ऊपर वाला लेयर, हर ऊपर वाला लेयर अपने नीचे वाले लेयर को ड्रैग कर रहा है। ड्रैग करने के लिए फोर्स लग रहा है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, ड्रैगिंग फोर्स या विस्कस फोर्स। क्यों विस्कस फोर्स? क्योंकि ड्रैग करने के यानी ये जो डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी जो हो रहा है उस वजह से विस्कोसिटी क्रिएट हो रही है, और ये विस्कोसिटी की वजह से ये लोग के बीच में आपस में फोर्स क्रिएट हुआ, इसके लिए उसको विस्कस फोर्स भी कहा गया है। बोले समझा? आप लोगों को समझा? ठीक है। अच्छा, एक डायग्राम जो नीचे दिया हुआ है सर, ठीक है, एक डायग्राम नीचे दिया हुआ है 2.28, इसमें क्या बोला गया है पहले ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। ये जो डायग्राम है, पिंक बॉक्स वाला जो डायग्राम है, ठीक है, उसके अंदर देखो कैसा एरो बताया, एक एरो, फिर दूसरा एरो, तीसरा एरो, ऐसा ऐसा बताया कि नहीं? अरे बोलो रे। देखो एकदम बीच वाला एरो जो है वो सबसे आगे है,
या सबसे ज़्यादा लेंथ में है, जबकि ये कॉर्नर्स के एरो छोटे हैं, उसके बाद मीडियम वाले हैं और एकदम लेंथ वाले। ये क्या बता रहा है, जरा ध्यान से सुनो। ये बोल रहा है कि अगर कोई नदी है, नदी तो ये इसके किनारे है, किनारे है। अगर कोई लिक्विड पाइप में से गुजर रहा हो या नदी में से गुजर रहा हो, तो जो कॉर्नर्स के या एजेस के जो पानी के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो किससे घसे जा रहे हैं, उसके मतलब बॉर्डर से घसे जा रहे हैं, जिस वजह से उनकी स्पीड में डेफिनेटली फ्रिक्शन क्रिएट होगा। भले वो फ्रीली फ्लोइंग पानी क्यों ना हो, लेकिन उसके स्पीड में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की वजह से स्पीड में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। तो लास्ट समझ में आया, ये वाले लेयर में गिरावट रहेगी, स्पीड स्लो रहेगी, तो इसके लिए उसको छोटे एरो से इंडिकेट किया गया है। फिर दूसरा जो एरो है वो उसके ऊपर है, इसके अंदर थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी। और लास्ट जो बीच वाला है उसके अंदर गौर करना कि स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। कभी गौर किया आप लोगों ने, नदी या नाले में बीच वाला कभी भी उसमें पानी फ्लो होता है, जबकि कचरे साइड में अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि उसके अंदर फ्लो कम है। फ्लो कम होने की वजह से रुकने के लिए उन लोगों को मौका मिल जाता है कचरों को। लेकिन बीच वाले में जाने की जगह, मतलब कॉन्स्टेंटली फ्लो होते जा रहा है, तो कचरे दिखते नहीं है जल्दी, क्योंकि वो फ्लो होते होते आगे चले जाते हैं। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? तो ये वाला डायग्राम देखो, नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, ब्लू लाइन से लिखा हुआ है, 2.28 में लिखा है, विस्कस फ्लो, different layers flow with different velocities. The central layer flows the fastest and the outermost layers flow the slowest. ये कब? जब फ्लो के लिए, ध्यान से सुना, फ्लो के लिए दो, यानी जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो कॉम्पैक्ट जगह से गुजर रहा है, जहाँ पर दोनों भी एंड किसी वॉल से टकरा कर जा रहे हैं या घस कर जा रहे हैं, उस टाइम पे ये डायग्राम बनेगा। बोलो समझा? ठीक है। और अभी देखो जो नीचे वाला है 2.29 वाला जो है, ये बोल रहा है कि नॉन विस्कस फ्लो वाला जो है, मतलब कि किसी सरफेस पे अगर पानी को डाला जाए तो ये जो फ्लो होगा ये कैसा होगा, ऑलमोस्ट सब मॉलिक्यूल जो है सेम पाथ मतलब क्या, सेम स्पीड से गुजरेंगे, तो ये वैसा गुजरेगा। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला जो है हम लोग नदी के हिसाब से भी गिन सकते हैं, लेकिन विस्कस वाला भी गिनेंगे। देखो, अगर विस्कस फ्लो भी गिनेंगे, पेज नंबर 47 पे आओ, रिमेंबर दिस, पेज नंबर 47 पे आओ। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि नॉर्मली जो फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो उसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो डिक्रीज होगी। तो मेरे ख्याल से वो केल्विन लिखा है, 2K मतलब क्या, केल्विन। तो वो बोलने का मतलब क्या है मालूम है यहाँ पर, कि विस्कोसिटी ऑफ सच फ्लूइड, यानी कौन से फ्लूइड, मैं वापस पेज नंबर 45 पे आ गया। ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ कौन से फ्लूइड, जो फ्रीली मूविंग वाले हैं, जो हाँ, जैसे कि जिसके अंदर थिकनेस नहीं है, गाढ़ापन नहीं है, तो उन लोगों की विस्कोसिटी क्या रहती है, 0। ये प्योर वाटर के लिए मोस्टली। ठीक है। द ओनली फ्लूइड दैट इज ऑलमोस्ट नॉन विस्कस, पूरी तरह से नॉन विस्कस है, यानी पानी में भी थोड़ी बहुत विस्कोसिटी की गुंजाइश है, लेकिन वो बोल रहा है कि हीलियम एट अबाउट 2K मतलब क्या, 2000 रुपये, ये तो नहीं हो सकता, तो ये 2K मतलब केल्विन है। समझ में आया? तो 2K मतलब 2 केल्विन डिग्री के ऊपर हीलियम के अंदर चाराना भी विस्कोसिटी नहीं रहेगी। अच्छा, ये लास्ट वाला प्लीज पैराग्राफ पढ़ो और मुझे बोलो कि कुछ नहीं समझा क्या। दिख रहा है? इफ वी ऑब्जर्व द फ्लो ऑफ रिवर वाटर, पहली लाइन में बोला है, इट इज फाउंड दैट द वाटर नियर द बोथ साइड्स। अब समझा आपको डायग्राम में क्या बताने की कोशिश करें, फ्लोज स्लोली एंड एज वी मूव towards the center of the river the water flows faster gradually। ठीक है। यानी ग्रेजुअली मतलब क्या, जैसे जैसा सेंटर की तरफ आते जाएंगे वैसा वैसा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और सेंटर में फास्ट हो जाएगी, फास्टेस्ट हो जाएगी। ठीक है। एट द सेंटर द फ्लो इज द फास्टेस्ट। From this observation it is clear that there is some opposing force between two adjacent layers of fluid which affect their relative motion। बस ये बोला गया। प्लीज़ याद रखो, अगर ये ऊपर नीचे से ऊपर वाला रहता तो बीच वाला फास्ट में नहीं जा सकता था,
फिर ऊपर वाला ही फास्ट में जा सकता था इंक्लाइन पे। तो ये क्या बोल रहा है, हम लोग ऐसा नहीं देख रहे, टेबल के ऊपर पानी डाल के ऐसा नहीं देख रहे, हम लोग रिवर, हाँ रिवर फ्लो हो रही है, हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दोनों भी एजेस जो है मिट्टी से घसे जा रहे हैं, सॉइल से घसे जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड स्लो हो जा रही है, ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, और बीच वाला एकदम फास्टेस्ट जा रहा है। अब दोनों भी, ये दोनों भी डायग्राम ऐसा देख रहे हैं, ऐसा, हाँ ऐसा हॉरिजॉन्टल, ऐसा नहीं देख रहे, समझ में आया, ऐसा नहीं देख रहे, ये टेबल है और फिर उसको मैग्नीफाई करके ऐसा नहीं देख रहे, ये दोनों भी डायग्राम जो है वो ऐसा देख रहे। अब समझ में आया। ड्रैगिंग फोर्स का डेफिनेशन ज़रा पहले पहला पैराग्राफ पेज नंबर 46 पर दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड देखो। विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच, यानी जिसके वजह से, ठीक है, the relative motion between different layers of fluid experience or dragging force. This force is called as viscous dragging या viscous drag। तुम लोग को समझा? देखो अभी एक एक लाइन देखो, viscosity is that property of fluid, है ना, ये तो समझ गया, ठीक है। by virtue of is, जिस वजह से, यानी इस विस्कोसिटी के वजह से क्या हो जा रहा है, रिलेटिव मोशन बिटवीन, ठीक है, मतलब देखो एक का मोशन दूसरे के मोशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है या रिलेट होता है, उसको बोलेंगे रिलेटिव मोशन। विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस ड्रैगिंग फोर्स। ये मैंने चीज़ आप लोगों को समझा चुका हूँ कि भाई इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो ये मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल्स यानी ये जो दूसरी लेयर के मॉलिक्यूल्स है उसके कांटेक्ट में रहेगा, तो डेफिनेटली जब दोनों कांटेक्ट में तो वो उसको कहीं ना कहीं अपने साथ खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन ये लेयर के ऊपर इसका भी वजन है, प्लस नो डाउट विस्कोसिटी तो दोनों की सेम है, लेकिन इसका भी वजन है, जिस वजह से उसकी फोर्स पे या मोशन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, वो उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाएगा, लेकिन वो तो लेकर जाना चाहता है। तो एक हिसाब से क्या हो जाएगा, इट इज़ एज गुड एज द अपर लेयर इज ऑलवेज ड्रैगिंग इट्स लोअर लेयर, तो उसको बोलेंगे ड्रैगिंग फोर्स, या फिर उसको क्या बोलेंगे, हाँ ड्रैगिंग फोर्स ही बोला गया है। बोलो समझा तुम लोगों को, या विस्कस ड्रैग, और ये फोर्स को कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसको समझाया गया है आपके बुक में बाय ड्राइंग वेरियस, नहीं साजिद नहीं, नहीं आराम से अरे फालतू चाले मत करना, जरा ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। ये जो है सरफेस है, ऐसा आपकी बुक में बताया है 2.30 वाले में, ठीक है। और ये जो एरोज बता रहे हैं, अरे यार ये भी लाल है, ये जो एरोज बता रहे हैं ना, ये क्या बता रहा है, पहला वाला तो इसके ऊपर चिपक गया, ठीक है, और ये जो एरोज बता रहे हैं ना, दैट इज शोइंग द डायरेक्शन बी, अब एकदम मुंह बंद, दैट इज सॉरी लेकिन मुंह बंद, ठीक है, दैट इज शोइंग द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ लिक्विड। लेकिन साथ ही साथ ये एरो लंबे लंबे बताने का मकसद क्या है कि स्पीड को इंडिकेट कर रहा है कि इन लोगों का इस डायरेक्शन में स्पीड है, फ्लो है, मगर स्पीड ज़्यादा है। अब समझ में आया, इतना समझा। अब देखो जो आपकी बुक में दिया है वही मैं बोलता हूँ। सपोज करो इसकी, इस एरो की वेलोसिटी को हम लोग क्या मानते हैं, v मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, v मतलब वेलोसिटी, तो ऊपर वाली की क्या हो जाएगी, v प्लस डी वी। क्यों d, क्योंकि डेरिवेटिव यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हुआ। इसकी वेलोसिटी अगर 18 की थी तो उसकी 20 की हुई, तो इसके लिए समझ में आ रहा है। हाँ। और नीचे वाली की क्या रहेगी, इससे कम रहेगी, तो क्या रहेगा, v माइनस डी वी। इतना समझा। अब हाइट कभी भी नापेंगे तो फ्रॉम द सरफेस जिसके ऊपर वो है, नेचुरली यहीं से नापेंगे पॉइंट जो है वो। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर सपोज करो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रहा है, सपोज करो इन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ये है क्या, x सपोज करो, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, बोलो, x प्लस dx ना, अभी डिस्टेंस का गिन रहे ना अपन, समझ में आया। इतना डिस्टेंस जो है ये क्या है, x है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x प्लस डी एक्स। बोलो इतना समझा। तो अभी हम लोगों को क्या देखना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट देखना है। देखो ग्रेडियंट मतलब क्या,
हम लोग अभी बायो में भी पढ़ रहे थे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या, एक के बाद एक इंक्रीज होना या एक के बाद एक डिक्रीज होना। जैसे सीढ़ियाँ जिस पे हम लोग चढ़ते हैं बिल्डिंग वगैरह में जाते हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये एक एक सीढ़ियाँ जो बढ़ा रहा है वो ग्रेड बढ़ा रहा है, तो उसको बोलेंगे ग्रेडियंट अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है, पहली सीढ़ी फिर दूसरी फिर तीसरी, डायरेक्टली चौथी पे नहीं, हाँ इंक्रीज हो रही है, तो इसको बोलेंगे क्या, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। इतना समझा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं वेलोसिटी के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है। उल्टा बोल दो, जैसा जैसा हम लोग ऊपर के लेयर से सरफेस के तरफ नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी में क्या हो जा रहा है, डिक्रीमेंट हो जा रहा है। तो ये भी क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मैं ऐसा स्मॉल में लिख रहा हूँ, वीजी करके कोई वर्ड नहीं है बुक में, मैं ऐसे जस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज गिवन बाय, क्या करेंगे देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये दोनों के बीच में अगर हम लोग को वेलोसिटी ग्रेडियंट इज गिवन बाय, अच्छा मैं बोला नहीं, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज गिवन बाय वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। इसको ऐसा देते हैं, वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। ये क्या, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी, हाँ सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि ऐसा देंगे। अब देखो, अगर हम लोग को देखना है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इन लोगों के बीच में क्या है, इन लोगों के बीच में, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, v प्लस डी, डी वी है ना रे, डी वी, कुछ समझा, ये बड़ा है ना, माइनस v, अगर ये दोनों के बीच में देखना है तो इतना समझा। इसके फर्स्ट वाले और थर्ड वाले के बीच में, सेकंड वाले के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। हाँ डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग कि ये दोनों के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है या कैसा बना, तो ये देखना है अपने को। तो देखो इसकी वेलोसिटी लिए, अब बड़ा है इसके लिए आगे रखा, नहीं तो माइनस में आंसर आएगा इसके लिए, ठीक है। अब ये ऐसा कर दिए। अब अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, बड़ा x प्लस डी एक्स, छोटा क्या है x, हो गया। अब देखो ये कैंसिल हो सकता है कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव विल गेट कैंसल, वैसा ही पॉजिटिव नेगेटिव विल गेट कैंसल। तो इन शॉर्ट वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, डी वी अपॉन डी एच, जो मैं यहाँ अभी बोल रहा था, चेंज इन। समझ में आया, ये ऐसा आया है या डिराइव हुआ है, बोलो समझा कि नहीं समझा, इतना समझा आप लोगों को। ये कौन सा लेयर बता रहा है, ये कोई विस्कस फ्लूइड किसी सरफेस पे डालने से जो उसके अंदर मूवमेंट आया है या मोशन आया है, तो वेरी फर्स्ट लेयर विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस वो इमोटाइल है, वो मूव नहीं करेगा। उसके बाद जैसे जैसे ये एरो लंबे होते जा रहे हैं, दैट एरो इज इंडिकेटिंग टू थिंग्स, उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और दूसरा क्या बता रहा है कि इसका वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए उसकी हाइट भी ज़्यादा होती जा रही है एरो की। तो इन लोगों के डिफरेंस को जानेंगे तो उसको बोलेंगे क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट विच इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस, तो इसीलिए उस वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट, क्या बोलेंगे, चेंज इन डिस्टेंस या पर डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। समझ में आ रहा है, ये रहेगा। कैसा आया फॉर्मूला, ये अपने थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन, हालांकि डेरिवेशन वगैरह कुछ है नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इतना समझा। अब आगे चलते हैं 2 पॉइंट। अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट को देखो एक बार डिफाइन करना है तो देख लो। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर। स्टेशनरी लेयर मतलब क्या, जो सरफेस के कांटेक्ट में है, जो मूव नहीं करी है। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, समझ गया। 2.6.2 ये टॉपिक का नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैंने पहले बोल चुका हूँ, कोएफिशिएंट मतलब क्या, टू मेजर, यानी मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये किससे दिया जाता है, ईटा से। किससे दिया जाता है मालूम है, ईटा से दिया जाता है। बताऊँ आप लोगों को, वहाँ नहीं दिख रहा था कि फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर ऑफ द लिक्विड विच इज़ इन मोशन, कौन सा, विस्कस वाला, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया।
सरफेस एरिया, ठीक है, एरिया एंड क्या होता है ये, वेलोसिटी ग्रेडियंट इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया, ठीक है, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। लेकिन अभी हम लोगों ने वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला डिराइव किए, तो वो क्या था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये अपन ने अभी डिराइव किए थे। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन अगर आपको हटाना है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट डालना पड़ेगा। अब वो कांस्टेंट उसने क्या डाला है, हाँ इसने डाला है ईटा, तो F इज इक्वल टू ईटा डाला है और क्या डाला है, A इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। बस ये फॉर्मूला खाली याद रखो। और ईटा जो है उसको उसने नाम दिया, क्या नाम दिया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब अगर इसको फाइंड करना रहा किसी का भी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो क्या करेंगे, इसको इधर फेंक देंगे, ठीक है। अभी देखो ये कांस्टेंट है, तो सही बोलो तो उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी फाइंड करके ही तो उसको पुट किया है और सिंबलाइज्ड फॉर्म में ईटा डाल दिया है। अभी इसका यूनिट निकालना है, यूनिट निकालना है तो क्या करेंगे, ये सबको इधर फेंक देंगे। ये F इज मतलब F अपॉन A डी वी अपॉन डी एक्स, इसको कलेक्टिवली एक समझ कर ले लिया उसने, ठीक है। तो इसका आंसर ये आता है। अब इसका अगर हम लोगों को यूनिट निकालना है तो यूनिट के बाद फिर डायमेंशन भी निकालना पड़ेगा। तो देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स न्यूटन, वो ऐसा यूनिट है, ठीक है। अच्छा हाँ, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, चलो ठीक है, न्यूटन हो गया, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड अपॉन ये क्या होता है, मीटर। बोलो सही कि नहीं, ठीक है। ये मीटर को मैं ऊपर फेंक सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये समझ रहे हैं ना, इज इक्वल टू न्यूटन मीटर अपॉन ये क्या है, तो समझ में आया। मैं इसको चाहे तो ऐसा लिख सकता ना, एन एम स्क्वायर, फिर उसके बाद मीटर, मीटर सेकेंड, ऐसा भी तो लिख सकता। तो ये एम और एस ऊपर चला जाएगा ना, लॉजिक है, लॉजिक है। हाँ ये हो गया, समझ में आ गया, कुछ डाउट सर आपको, बोलो। हाँ अब देखो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो मैं ये वाला काटूंगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, इज इक्वल टू न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। इतना समझा, ये निकाल लिए ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसका यूनिट निकालने के बाद इसका यूनिट क्या आ गया, ईटा का यूनिट क्या आ गया, हाँ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट है। इतना समझा, हाँ इतना समझा। अब देखो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डायमेंशन। अब न्यूटन का डायमेंशन क्या है, लेंथ, यानी कि ये क्या है, ये लेंथ है, फिर ये क्या है, मास है, और टाइम क्या है, -2। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, 11th में अगर डिराइव किए होगे आप लोगों ने। तो न्यूटन का होता है लेंथ 1 है, मीटर 1 है, और टाइम जो होता है वो सेकेंड्स में रहता है, तो उसको टाइम कंसिडर करते हैं, -2 है, इसका मतलब वो अपॉन में था। अच्छा वो छोड़ो, अब ये हो गया। अब चलो वो वैल्यू यहाँ पर डाल दो, L1 M1 T-2, ये किसका डाला मैंने, न्यूटन का। S क्या है, सेकेंड, तो ये भी टाइम है, अरे है ना, ये भी टाइम है, अपॉन मीटर क्या है, लेंथ है, लेंथ क्या है, 2 है, क्योंकि यह स्क्वायर है ना रे। अरे समझा कि नहीं समझा, अब कुछ कटेगा क्या, देखो एक L कट रहा है कि नहीं, एक L कट रहा है, बोलो बोलो बोलो, अरे पूछो ना, मैं हूं ना। अब ये हो गया, एक L कट गया, लेकिन एक L बचा है, ये L को मैं ऊपर ले लूँगा तो L माइनस हो जाएगा कि नहीं, L-1 हो जाएगा, ठीक है। M हो गया, 1 हो गया। अभी देखो -2 एंड +1, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, -1। देखो ये आया कि नहीं,
देखो टेबल 2.4 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ये टेबल पेज नंबर 47 लेफ्ट हैंड साइड नीचे बाजू बॉटम पर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर रिमेंबर दिस में उसने क्या बोला है कि पहले वो टेबल को समझने से पहले उसने क्या बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन दिस इज नॉट द केस विद द गैस। गैशियस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इन लोग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर उन लोगों का टेम्परेचर गैशियस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होते जाएगा, उन लोगों का विस्कोसिटी जो है वो बढ़ते जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ते जाएगा। कैसे, तो बोलता है कि जब किसी को गैस को अगर गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स में एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, जिस वजह से उन लोग का कोलिजन फटाफट होता है। अगर कोलिजन फटाफट हो रहा है, इन शॉर्ट विस्कोसिटी बढ़ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो गैशियस फॉर्म वाले का विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बढ़ेगा। अब रही बात लिक्विड में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, लिक्विड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर क्यों नहीं है, तो साइंस 1 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 चैप्टर नंबर 5 हीट में हम लोगों ने पढ़े थे कि याद है वो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, उस टाइम पे हम लोगों ने पढ़े थे कि नॉर्मली सारे वाटर या सारे लिक्विड क्या होते हैं कि जब उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन लोगों का क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वो एक्सपांड होते हैं। एक्सपांड होना मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से अलग जाना, दूर जाना। अगर दूर गए कोलिजन कम विस्कोसिटी कम। बोले समझ में आया। तो इसके लिए लिक्विड को अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और अगर गैशियस में टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उन लोग के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है जिस वजह से उन लोग फटाफट टकराते हैं और विस्कोसिटी। चलो तो ये टेबल को आपको याद रखना है कि एयर, वाटर और मशीन ऑयल, ठीक है, इसका टेम्परेचर कौन कौन से यानी उसका कौन कौन से टेम्परेचर पे विस्कोसिटी कितनी होती है ये आपको याद रखना है। ये इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। अभी आता है स्टोक्स लॉ।